नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं। और शब्दों के भेदों में हमने बहुत सारे तरीके से शब्दों के भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अर्थ के आधार पर, आपका तकनीक के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द भेदों को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो लास्ट सेशन में ही मैंने यहाँ पर आपका स्टार्ट किया था व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द भेद। तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, वो दो तरह के शब्द मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं और कैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये शब्द दो प्रकार के हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारी पूरी हिंदी एक तरह से भाषा है, इस हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि ये सब कुछ ना कुछ अपने जो काम है, यानी कि कोई कर्ता का काम करता है, कोई कर्म का, कोई संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है, कोई विशेषण होता है, कोई क्रिया विशेषण होता है। तो एक तरह से कुछ व्याकरणिक नियमों से ये बंधे हुए होते हैं। और ये जो व्याकरणिक नियम है इनके, इसी के आधार पर इन शब्दों को 8 भागों में बांटा था। यानी कि पूरे जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा। जब 8 भागों में इन शब्दों को बांटा तो मैंने बताया कि जो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा, और जब 8 भागों में बांटा तो उसको समझने के लिए फिर उसको 4-4 अलग अलग भागों में बांट दिया। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? 4 का एक सेट, 4 का एक सेट। तो एक होते हैं आपके विकारी और दूसरे होते हैं आपके अविकारी। तो आपकी 8 तक की क्लास में अगर आप शब्दों के प्रकार देखेंगे तो उसमें विकार के आधार पर, उसमें आपको व्याकरणिक विवेचन नहीं बल्कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो जो आपके विकारी शब्द होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया था। जो जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जिनमें चेंज आ जाता है, उनको कहते हैं विकारी। तो उनमें है आपका संज्ञा, ठीक है, फिर है आपका सर्वनाम, फिर आता है आपका विशेषण, और फिर आता है आपका क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी आपके आते हैं विकारी शब्दों में। यानी कि ये जो 4 तरह के शब्द हैं, ये चारों शब्द आपके विकारी शब्दों में आते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने जहां पर छोड़ा था क्लास 8 में, मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही सामान्य से टॉपिक है। क्योंकि हिंदी की जो शुरुआत होती है, जब हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 1 2 3 में, जब हम व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो हम वहीं पर संज्ञा सर्वनाम जो है पढ़ लेते हैं, क्रिया विशेषण जो है पढ़ लेते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? संज्ञा को नाउन कहते हैं, ठीक है। और आपका सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं और ये क्लास 2 3 से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्याकरणिक विवेचन।
यानी कि व्याकरणिक विवेचन, व्याकरण हम पढ़ रहे हैं जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराती है, शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान हमें कराती है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब से लेकर अब तक कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद होंगी ये चीजें और कुछ बच्चे भूल गए होंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है। कौन कौन बच्चे हैं जो इन चारों की परिभाषा बता सकते हैं। तो उस टाइम पे तो जितने भी स्कूल यहाँ पर थे, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे ने मुझे जवाब नहीं दिया था, क्योंकि शायद या तो आप लोगों को आता नहीं है या फिर आप लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे संज्ञा से, यानी कि एक कॉमन सा टॉपिक जो हम यहाँ पर लेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विकारी शब्दों में, यानी कि विकारी शब्द क्या होते हैं जो अपने आप में चेंज लेकर आ जाते हैं, अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं। किसके आधार पर बताया था मैंने, लिंग के आधार पर। यानी कि अगर वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है तो जो संज्ञा शब्द होगा वो स्त्रीलिंग के आधार पर चेंज हो जाएगा। अगर वाक्य में आपका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, अगर वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो ये सर्वनाम शब्द उस आधार पर जो आपका प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उसके आधार पर चेंज हो जाएगा। अगर आपका विशेषण शब्द है तो विशेषण भी शब्द आपका लिंग और वचन के आधार पर चेंज हो जाएगा। अगर क्रिया है तो वो भी आपका लिंग और वचन के आधार पर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं विकारी, विकार आ जाना, कोई परिवर्तन आ जाना, कोई आपका इसमें चेंजेस आ जाना, तो उसे कहते हैं विकार, विकारी शब्द। तो देखिए विकारी शब्द जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहले आप विकारी शब्द की परिभाषा नोट कर लीजिए। विकारी शब्द किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। विकारी शब्द, ठीक है। तो ये विकारी शब्द की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों का रूप एक तरह से रूप, वचन, लिंग, जिन शब्दों का रूप, वचन, लिंग, नोट डाउन करेंगे साथ साथ। जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष आदि क्या हो जाता है, आदि के कारण बदलता रहता है। जिन शब्दों का जो रूप है वो वचन, लिंग, पुरुष आदि के कारण बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द, जिनका जो रूप है वो लिंग, वचन, लिंग और पुरुष के कारण जो है बदलता रहता है। और साथ ही इसमें आप एक और शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, विभक्ति। विभक्तियां भी चेंज होती है, ठीक है। विभक्ति भी चेंज होती है किसके साथ साथ, जब कर्ता कारक है तो कर्ता कारक की विभक्ति अलग होगी, कर्म कारक है तो कर्म कारक की विभक्ति अलग होगी, करण कारक है तो करण कारक की विभक्ति अलग होगी, संप्रदान कारक है तो संप्रदान कारक की विभक्ति अलग होगी, अपादान कारक है तो अपादान कारक की विभक्ति अलग होगी। तो इस तरह से विभक्तियां भी परिवर्तित होती हैं, ठीक है।
तो किसके जो विभक्तियों के कारण भी शब्दों का रूप जो है परिवर्तित होता है। तो विकारी शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर विकारी शब्द क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो विकारी शब्द हैं हमारे, उनको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी, उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं संज्ञा, ठीक है, संज्ञा शब्द हम यहाँ पर लेंगे, संज्ञा हम यहाँ पर लेंगे, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए लड़का खेल रहा है, इसके लिए आपको संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए पहले। कैसे आपका क्या आपको होगा कि इसमें संज्ञा क्या है। अगर आपको कोई वाक्य दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। तो लास्ट सेशन में मैंने यहीं से आपका शुरू किया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमने कहा लड़का खेल रहा है, अगर हम इसी को किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लड़की खेल रही है। अब यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल एक साथ मिल गए, देखिए कैसे। पहले हमने लिखा लड़का जो कि संज्ञा शब्द है, फिर हमने इसी को चेंज किया लड़की, तो संज्ञा शब्द तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ ही आप देख रहे हैं क्रिया भी यहाँ पर चेंज हुई है, रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रही है, ठीक है। तो इस तरह से संज्ञा शब्द आपके चेंज होते हैं, फिर आपके सर्वनाम शब्द चेंज होते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपका यहाँ पर जो बताने का एक वो है कि आप सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं वो जान लें। आपको संज्ञा शब्द ही नहीं पता होंगे तो आप परिवर्तित कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। तो विकारी शब्दों में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा संज्ञा। तो चलिए संज्ञा को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के प्राणियों को किससे जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो आपने में से ही मुझे किसी एक बच्चे ने बताया कि हम उन्हें नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो जिस भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, आप अपने गांव को कैसे जानते हैं, नाम से जानते हैं। आप अपने पड़ोस के गांव को कैसे जानते हैं, नाम से जानते हैं। आप अपने बगल वाले शहर को कैसे जानते हैं, नाम से जानते हैं। आप अपने देश को कैसे जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, प्राणी यानी कि ये चिड़िया है, ये बंदर है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हमने उनके कुछ नाम रखे हैं। ये बिल्ली है, ये चूहा है। अब वहां पर दो प्राणी है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप तुरंत बताएंगे ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये डॉग है, ये कैट है, ठीक है। तो इस तरह से आप तुरंत बताएंगे। तो जितने भी एक तरह से जितने भी यहाँ पर शब्द, जैसे मैंने कहा आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आयुष क्या है आपका, संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। पुस्तक ये क्या है आपका, संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी आपके किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है।
तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे और आप भी इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। परिभाषा नोट डाउन करेंगे संज्ञा की। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, एवं स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी। तो संज्ञा की परिभाषा, जैसे मैंने कहा आयुष पढ़ रहा है तो इसमें आयुष क्या है? संज्ञा है। पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। ठीक है। इसी तरह से वो कक्षा में बैठा है तो कक्षा क्या है? संज्ञा है। ठीक है। वह विद्यालय गया है, विद्यालय क्या है? संज्ञा है। ठीक है। वह कलम से लिख रहा है, कलम क्या है? संज्ञा है। अब यहीं पर हम कुछ संज्ञा के जो भेद हैं उनको हम जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा कितने टाइप की होती है। संज्ञा के भेद। अब देखिए संज्ञा के भेद हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हमने व्यक्ति का नाम लिया तो हमने कहा सिपाही, हमने कहा अध्यापक। ठीक है। अब ये जो अध्यापक शब्द है ये किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं है, क्योंकि अध्यापक तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। सिपाही, सिपाही किसी एक सिपाही का नाम तो हमने यहाँ पर नहीं लिया, सिपाही तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा भाव, भाव के अंदर जैसे मैंने कहा कि बचपन, बुढ़ापा। ठीक है। स्थान, प्राणी। तो कहीं पर हम कहते हैं कि ये एक ग्रुप है, जैसे कक्षा। अब ये कौन सी संज्ञा है? अब कक्षा में एक अगर विद्यार्थी का नाम ले लिया तो वो कौन सी संज्ञा है? तो उसी के आधार पर हम संज्ञा के भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 यानी कि तीसरा जो है हमारा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम तीनों को यहाँ पर लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो देखिए ये तो आपके 3 मुख्य भेद हैं। ठीक है। ये आपके 3 मुख्य भेद हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो संज्ञा के वैसे तो मुख्य रूप से आपके 3 भेद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि कहीं कहीं पर संज्ञा के ये 2 भेद भी बताए जाते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि हम संज्ञा के इन 5 भेदों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो क्या अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि जैसे हमने कह दिया कक्षा या सिपाही या फौज या समूह, ग्रुप, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, या पक्षियों का झुंड, तो क्या है ये सब? हमने जब हम कभी किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी विशेष, किसी एक चीज का अगर हम स्पेशली नाम ले रहे हैं, चाहे वो हम कह रहे हैं कि दिल्ली, चाहे हम पुस्तक कह रहे हैं रामायण, चाहे हम कह रहे हैं गीता, चाहे हम कह रहे हैं आपकी कक्षा का मोहन, ठीक है, जब हम किसी एक चीज का स्पेशली जब हम नाम लेते हैं, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, स्थान, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर मैं कहूं भारत, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे कवि हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कालिदास, तो क्या ये है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यदि मैं कहूं गंगा, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, बहुत सारी नदियों को हम जानते हैं ना, तो अगर नदी शब्द का प्रयोग हम करेंगे, नदी भी संज्ञा शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है? कैसा शब्द है ये हम आगे जानेंगे। लेकिन अगर हम एक नदी का नाम ले रहे हैं गंगा, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन अगर मैं कह रही हूं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। अगर मैं कह रही, बहुत सारे शहर हैं जहां पर हम घूमने जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं आगरा, ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के
एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी कि किसी एक व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं, स्पेशली एक चीज का हम नाम लेते हैं, एक स्थान का नाम हम लेते हैं, एक वस्तु का नाम हम लेते हैं, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बहुत सारे नेता जी हुए, लेकिन हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है, एक तरह से स्पेशल। भारत, कालिदास, गंगा, लक्ष्मी नारायण या आपकी कक्षा का मोहन, गीता, ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब आप स्पेशली किसी एक चीज का नाम लेते हो वाक्य में। ठीक है, तो ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति, और जब जातिवाचक की बात करते हैं, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब किसी एक ही प्रकार के, जब जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, जैसे समस्त प्राणियों, समस्त प्राणियों, ठीक है, प्राणियों के बाद वस्तुओं भी लिखेंगे, वस्तुओं या व्यक्तियों, स्थानों आदि का बोध होता है। ठीक है, आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के, एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जातिवाचक संज्ञा, जैसे अब आपको क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हम कैसे व्यक्तिवाचक को पहचानेंगे और कैसे हम जातिवाचक को पहचानेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, अध्यापक, किसी एक अध्यापक का नाम ना लेकर पूरे जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनके लिए हमने यहाँ पर कहा। पहाड़, किसी एक पहाड़ का नाम नहीं लिया। नदी, किसी एक नदी का नाम हमने नहीं लिया। पुस्तक, किसी विशेष पुस्तक का नाम हमने यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, सभा, ठीक है, सभा शब्द, तो सभा को हम समूहवाचक में भी रखते हैं और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने किसी सभा जो है वहां पर मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है जैसे गाय, ठीक है, गाय शब्द है। और सड़क शब्द है, सड़क के भी नाम होते हैं, आपको पता है ना,
कि ये कौन सा हाईवे है, ये कौन सी रोड है, ये कहाँ जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर हमने किसी का भी नाम स्पेशल नहीं लिया है, हमने एक जैसी चीजों के नाम यहाँ पर बताए हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां पर एक ही प्रकार के समस्त प्राणियों का बोध हो जाता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरी जाति का बोध करा देते हैं। अध्यापक शब्द है, पूरी अध्यापक जाति का बोध कराता है। ठीक है, पहाड़, तो यहाँ पर पहाड़ तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम एक पहाड़ का नाम ना लेकर हमने कहा पहाड़, सबको एक साथ हमने कह दिया। नदी, किसी एक नदी का नाम नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, तो एक ही उसमें हमने कह दिया नदी। इस तरह से पुस्तक, पुस्तक भी बहुत सारी है, आपके बैग में बहुत सारी पुस्तकें हैं। जैसे आपकी अंग्रेजी की पुस्तक अलग है, आपकी हिंदी की पुस्तक अलग है, आपकी विज्ञान की पुस्तक अलग है। ठीक है, इसी तरह से गाय, ठीक है, सड़क, ये सारे क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा में। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, भाव यानी कि जो भी हमारे मन में क्या होते हैं, एक तरह से जितने भी किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के जितने भी गुण होते हैं, दोष होते हैं, दशा होती है, अवस्था होती है, यानी कि अगर हम कहें बुढ़ापा तो ये भी क्या है, भाव है। ठीक है, अगर हम कहते हैं बचपन तो ये भी क्या है, भाव है। दुख, ये भी क्या है, भाव है। खुशी, ये भी क्या है, एक भाव है। तो जितने भी किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के जितने भी गुण है, दोष है, अवस्था है, दशा है, आकार है आदि का जो बोध कराता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने यहाँ पर केवल संज्ञा की जो परिभाषा है और उसके केवल जो 2 भेद हैं, उन भेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आज का आपका होमवर्क है कि केवल आप इतना भी अगर याद करके आ जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, संज्ञा के बाकी भेदों को डिस्कस करेंगे और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे, और साथ ही फिर अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।